हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग ये लूसेंट का ऑब्जेक्टिव जिसको हम लोग लूसेंट एमसीक्यू कर रहे थे उसी का नाम चेंज करके हम लोग ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं। ये ये क्लास कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये क्लास 10 तक हो गया, ये क्लास 11वां हो जाएगा फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। चलिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है और ये साइंस इसलिए करा रहे हैं शुरू में क्योंकि आप लोग को एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, चाहे ग्रुप डी का होगा, उसमें आप लोग को काम आ जाए, इसलिए पहले हम लोग साइंस से कर रहे हैं। फिजिक्स का हम लोग कर चुके हैं। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप साइंस टेस्ट करके सीरीज है, उस पर आप देख सकते हैं जाकर। और ये फिर केमिस्ट्री हम शुरू कर दिए। केमिस्ट्री में ये शायद तीसरा क्लास है फ्रेंड्स, केमिस्ट्री का ये तीसरा क्लास है। तो ये और ऑल ओवर 11वां क्लास है, इसलिए आप लोग 8 क्लास है फिजिक्स का, आप लोग जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं ये क्लास 11वां का। धनायन तब बनता है, धनायन कब बनता है? जब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। और ऋणायन बनेगा जब इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब किसी से ऋण लेगा तो ऋणायन बनेगा, किसी को देगा तो धनायन बनेगा, मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आइए तीसरा, आयनों से बने हुए यौगिक का सामान्य नाम है, यह सामान्य नाम है वैद्युत संयोजक। एक आयनिक बंधन बनता है जब ये एक धातु तत्व का संयोग और धातु तत्व से होता है। विद्युत संयोजक बंधन बनता है ये विपरीत आविष्ट आयनों के बीच। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें आयनिक बंधन नहीं है? इसमें आयनिक बंधन नहीं है, उसके बारे में कहा गया है ये मीथेन में नहीं है। मीथेन में आयनिक बंधन नहीं है फ्रेंड्स। इसमें कौन सा बंधन है? कोवैलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजक बंधन। एक इलेक्ट्रॉन ये देता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये भी देता है, दोनों मिलकर साझेदारी बनाता है, तो यह सहसंयोजक बंधन है। और पोटेशियम नाइट्रेट में यह आयनिक बंधन है। कैल्शियम क्लोराइड भी आयनिक बंधन है, सोडियम क्लोराइड भी आयनिक बंधन है सभी। ये माइनस प्लस, ये भी कैल्शियम क्लोराइड Cl2, तो ये -1 होता है तो 2 हो गया, तो यहाँ भी +2 होता है, तभी दोनों इक्वल हुआ। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 ये -1 होता है तो ये +1 होता है। निम्नलिखित में से किस, ये पूरे NO3 का -1 होता है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किस अणु में वैद्युत संयोजक बंधन है? वैद्युत संयोजक बंधन अभी बताया, वैद्युत संयोजक बंधन। तो वैद्युत संयोजक बंधन किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा इसमें CaCl2 में, कैल्शियम क्लोराइड में। ये सभी है, ये सभी सहसंयोजक बंधन है, ये वैद्युत संयोजक नहीं। ये भी कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये Cl4, ये टेट्राहेड्रल शेप में है फ्रेंड्स। चलिए ये इसका क्या हो जाता है? इसका अगर पूछता है तो sp3 में ये होता है, ये भी sp3 होता है, ये sp2 होता है, ये N2 नहीं, ये sp सिर्फ होता है N2। ये 3 दो गो इसमें रहता है। इसका बायोतम कक्षम कितना होता है? 7 होता है, तो 2 4 और 3 7, 3 को ये कोवेलेंट करता है, 3 को ये करता है सहसंयोजक बंधन। निम्नलिखित में से किसमें वैद्युत संयोजक बंधन है? तो वैद्युत संयोजक बंधन यहाँ पे किसमें हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर सोडियम ब्रोमाइड। सहसंयोजी आबंध किसके कारण बनता है? सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन से, मतलब दोनों एक दूसरे को देता है। 10वां, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति कैसी होती है? जब दो एक ही तत्व के परमाणु, तो उसके बीच तत्व होगी और ध्रुवीय संयोजक। मीथेन अणु में है, मीथेन अणु में कौन सा है? मीथेन अणु में एकल सहसंयोजक बंधन होता है, क्योंकि इसमें एक देता है इलेक्ट्रॉन, इसलिए एकल सहसंयोजक बंधन होता है। इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है फ्रेंड्स। इस इथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? इथिलीन अणु की आकृति समतलीय त्रिकोणीय होती है। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होती है?
वही टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, इंग्लिश में टेट्राहेड्रल। तो ये किसका हो जाता है? तो ये हो जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ऊपर देखिए बताए थे CCl4 का sp3 जो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है। सहसंयोजक यौगिकों के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं क्योंकि ये कम होते हैं, मतलब सहसंयोजक कम होते हैं। इसका कारण क्या है? चलिए आइए, ये ऑप्शन तो है नहीं, ये कम क्रियाशील। तो इसका राइट आंसर है इनमें अंतरान्विक बल कमजोर होता है। सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में ये वैद्युत संयोजक बंधन अभी ऊपर देखे थे। जब एक रासायनिक बंधन बनता है तब क्या होता है? जब एक रासायनिक बंधन बनता है तो ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा विमुक्त होती है, ऊष्मा क्षेपीय विक्रिया। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अणु की प्रकृति कैसी होती है? ये तो इसमें अभी चतुष्फलक ये देखे थे, टेट्राहेड्रल। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंधन नहीं है? हाइड्रोजन आबंधन नहीं किस में? इसमें नहीं है हाइड्रोजन बंधन। देखिए इसमें भी हाइड्रोजन बंधन, इसमें भी है। तो इसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं है। तो H2 में भी है, इसमें भी है, इसमें मीथेन में भी है, लेकिन किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? हाइड्रोजन आबंध NH3 इसमें भी है, इसमें भी है। OH कितना हो गया? 2 2। इसका वायतम कक्षा में 8 होता, सॉरी 8 इसका परमाणु क्रमांक है, तो 2 6 इसका 6 होता है। तो 2 इधर, 2 2 4 इस तरह बनाता है। किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध नहीं है? हाइड्रोजन आबंध तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी हाइड्रोजन बंधन है फ्रेंड्स। हाइड्रोजन बंध का फॉर्मूला क्या है? इसका परिभाषा है फ्रेंड्स, अत्यधिक ऋणात्मक तत्व जो रहता है वही बनाता है। तो इसमें अधिक ऋणात्मक होता है फोन। फोन को याद रखिएगा, एक ट्रिक है, ये हम लोग बताया था सर 12th में। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यही हाइड्रोजन बंधन बनाता है। तो ये इसमें कार्बन है, कार्बन नहीं बनाता, तो ये नहीं होगा। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, यही बनाता है इसको ही, इसलिए इसको याद रखिएगा। देखिए इसमें तो आंसर था फ्रेंड्स, हम लोग इसको याद आ गया। फोन ये विद्युत ऋणात्मक ज़्यादा है और ये यही बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन आबंध। निम्न में से किस यौगिक में हाइड्रोजन आबंध विद्यमान है? हाइड्रोजन आबंध तो यहाँ पे अब देखिए उसी के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन हो जाएगा, और सब नहीं है। देखिए रैखिक संरचना वाला अणु है, जो रैखिक है, रैखिक संरचना वाला अणु यहाँ पे यही NO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NO2 रैखिक संरचना वाला अणु, वो CO2 हो जाएगा। रैखिक संरचना CO2 में होता है। CO2 ये इस तरह इसका बनाता है, NO2 में इस तरह बनता है। यह 7 होता है, ये 1 के साथ कोवेलेंट बनाता है 3 2 5 2 7 1 2 3 1 के साथ ये कोवेलेंट बनाता है। चलिए आगे 21 कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड फ्रेंड्स, सॉरी। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, परंतु हाइड्रोजन फ्लोराइड एक निम्न क्वथनांक वाला द्रव है। क्यों? द्रव होने का कारण है या हाइड्रोजन आबंध के कारण अणु संगुणित हो जाते हैं। फ्लोराइड में हाइड्रोजन आबंध हो जाता है। उस यौगिक को चिन्हित कीजिए जिसमें आयनी सहसंयोजक तथा उप सहसंयोजक आबंध है। तो ये हो जाएगा NH4 अमोनियम क्लोराइड। आइए, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या है? जल के अधिक क्वथनांक का कारण है जल के अणुओं में हाइड्रोजन आबंध। द्रवित सोडियम क्लोराइड विद्युत धारा का प्रवाह कर सकता है क्योंकि इसमें क्या होता है? उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है या मुक्त आयन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्त आयन। यह सोडियम क्लोराइड में मुक्त आयन होता है, ये पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये आयन चलता है, इसलिए मुक्त आयन होता है इसमें। सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण कौन सा है? सहसंयोजी यौगिक, इसमें तो वैद्युत सहसंयोजी यौगिक है, तो ये तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा CH। इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं। ये तो सहसंयोजी
यौगिक नहीं है, ये भी नहीं है, ये है सिर्फ सहसंयोजक यौगिक। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। एक अणु लेकर, तो इस प्रवृत्ति की समानता रखता है। तो हाइड्रोजन एक अणु लेकर हीलियम बनाएगा तो क्या बन जाएगा, ये अक्रिय गैस की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी कौन सा गैस आ जाता है, अक्रिय गैस में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कितना बार आ चुका है ऊपर अभी। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब दूसरा हम लोग ऑक्सीकरण एवं अवकरण देखेंगे। आइए ऑक्सीकरण और अवकरण भी देख लेते हैं। सभी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए अच्छे से देखिएगा। ऑक्सीजन वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, ऑक्सीजन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, सही है। ऑक्सीजन का संयोग होता है, विद्युत धनात्मक समूह अनुपात में वृद्धि होती है, उपयुक्त सभी। अवकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो जाएगा। क्या है, तो ये तो चला जाता है ऑक्सीकरण में, ये भी ऑक्सीकरण में हो जाता है। तो ये सिर्फ ग्रहण, ये त्याग होता है तो यहाँ पे आता है, ग्रहण होता है मतलब निगेटिव लेता है। अवकरण याद रखिए निगेटिव हो जाता है, अवकरण पॉजिटिव हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अभी ऊपर देखेंगे क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण। क्योंकि पॉजिटिव बनेगा तो त्याग ही करेगा। तो ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन में याद रखिएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन ऑक्सीकरण मतलब वो बढ़ाता है। ठीक है, इसमें क्या है, ऑक्सीजन का संयोग होता है तो ये बढ़ाता है, लेकिन ये पॉजिटिव हो जाता है, और अवकरण निगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग किस में होता है, ऑक्सीकरण में, मतलब पॉजिटिव ऑक्सी, और अवकरण में निगेटिव। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अवकरण हो गया। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति क्या हो जाएगा, तो फिर ये अवकरण हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति अवकरण। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। विद्युत धनात्मक तत्वों संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? ये आप लोग को अगर याद रहेगा तो बहुत सब बच्चा की ये सब पता नहीं रहता है, इसलिए आप लोग उससे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स भी प्राप्त कीजिएगा, 2 नंबर 3 नंबर तो प्राप्त कीजिएगा, और ये आपको नॉर्मलाइजेशन में बहुत ऊपर ला कर खड़ा कर देगा। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? विद्युत धनात्मक तत्वों से जो संयोग करता है उसको अवकरण कहते हैं। मतलब अवकरण मतलब क्या हो जाएगा, ऑक्सीक मतलब ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। आइए, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। विद्युत धनात्मक तत्वों से संयोग करने की क्रिया को, अब विद्युत धनात्मक अवकरण हुआ ना, और विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो ये अगर ये पॉजिटिव रहता है तो निगेटिव से इन संपर्क करेगा, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को जोड़ा होता है। तो यहाँ पे ये धनात्मक तत्व से संयोग कौन करेगा, अवकरण, जो निगेटिव रहता है, ये खुद पॉजिटिव है, धनात्मक है। तब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व अथवा समूह के अनुपात में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में विद्युत ऋणात्मक तत्व तथा अथवा समूह के अनुपात में ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में पॉजिटिव आकर है ना ऊपर में, तो चंद्र जो है उससे याद रखिएगा पॉजिटिव। तो यह क्या होता है, अथवा समूह के अनुपात में वृद्धि होती है, तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि होती है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया जिसमें तत्व की संयोजकता, तो इसमें ऑक्सीकरण है, जब तत्व की संयोजकता इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण दोनों जब आ जाएगा तो ये इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन जिसको बोला जाता है। किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होता है, रिडॉक्स रिएक्शन।
कोई परमाणु देता है, कोई ग्रहण करता है, तो दोनों एक साथ होता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है? ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों है ये H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है? दोनों की तरह प्रयुक्त किया जाता है सोडियम नाइट्राइट। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या कहलाता है? हाइड्रोजन से जलने की संबंध प्रक्रिया ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना एक ऑक्सीकरण है, मतलब त्याग करता है इलेक्ट्रॉन का। Fe2+ और Fe3+ में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या है? रूपांतरण पर मतलब एक और इलेक्ट्रॉन ये त्याग किया। जब एक और इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीकरण कहते हैं, पॉजिटिव प्राप्त कर लिया। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है? क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, मतलब क्लोरीन Cl+ है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है। हाइपोक्लोरस अम्ल, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपोक्लोरस अम्ल। चलिए आगे। ऑक्सीजन के धनात्मक पॉजिटिव ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल किसमें होता है? ऑक्सीकरण देखिए इसमें यहाँ निगेटिव सबसे ज़्यादा ऋणात्मक था फ्लोरीन में आया था, तो इसी में इसका राइट आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑक्सीजन यहीं पे पॉजिटिव हो जाता है फ्लोरीन के साथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा निगेटिविटी फ्लोरीन का ही होता है। आइए आगे चलते। K2MnO4 में Mn की चयन अवस्था क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। Mn को पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन का -2 होता है और पोटेशियम का +1 होता है। तो देखिए सब मिलाकर सीधा 0 होना चाहिए, ये न्यूट्रल बनना चाहिए। तो यह कितना हो जाएगा? +2 हुआ, इधर कितना -8 हुआ। तब कितना चाहिए यहाँ पे? +6 चाहिए। तो यहाँ Mn के लिए कितना Mn का होता है? +2 होता है। तो इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 2 यहाँ होगा और ये 4 दूना 8 हो गया। तो Mn के लिए चाहिए कितना? तो 6 होना चाहिए ना, +6। तो यहाँ पे +6, ये राइट आंसर हो जाएगा। 6 2 8, 8 हो गया न्यूट्रल। ये याद रखिएगा, क्योंकि पूरे प्रोसेस 0 होना चाहिए। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था, Cr के यहाँ -2 कितना 14 हो गया, +1 यानी 2 हो गया। 7 दूना 14 में से 2 गया कितना हो गया, मतलब -14 हो गया और +2 हो गया। तब इसको 0 करने के लिए कितना करना होगा? तो +12 जोड़ना पड़ेगा इधर भी। तो कितना हो जाएगा? 12 यानी, तो यहाँ 2 गो है तो 6 होगा, तो 2 भाग में बटेगा। चूँकि 2 है यहाँ 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ए +6, चूँकि 2 यहाँ क्रोमियम है तो आधा हो जाएगा 6। Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? X की ऑक्सीकरण, ये सब 12th में बहुत आसान से बनाए होंगे फ्रेंड्स, 11-12 में। देखिए इसका +1 है तो यह कितना हो जाएगा? +2 हो गया। ऑक्सीजन का -2 हो गया तो -8 हो गया, 4 गो है तो ये कितना हो जाएगा? +6 यहाँ चाहिए, सल्फर एक ही है तो +6, तो यहाँ +6 तभी 8 होगा। तो यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा +6। KMnO4 में मैग्नीशियम की उपचयन अवस्था क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? तो अभी ऊपर में हम लोग देखे थे K2MnO4 था, यहाँ KMnO4 है। तो वहाँ 6 आया था, एक और बढ़ेगा, चूँकि यहाँ पे 1 ये दे रहा, वहाँ पे 2 दे रहा था। यहाँ पे -8 है, तो 8 में से गया तो यहाँ 7 चाहिए। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आइए 22 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से हेक्सासाइनोफेरेट आयन Fe6 4- में लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या है? लोहे की सही ऑक्सीकरण संख्या कौन सी है? इसमें देखिए पूरे होल कितना है? पूरे में Cn-1 होता है, ये इतना याद रखिए। तो ये -6 हो गया और ये तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ ये 4 माइनस है, 4 माइनस है, तो हमको पूरे 0 करना है। ये -6 दे रहा है, तो 6 दे रहा है तो हम इसको +2 लेंगे।
कितना होगा, 6 में से 2 गया -4, ये -6 हुआ, ये 6 और 2 तो कितना होगा, 6 में से 2 गया -4, तो ये सॉरी यहाँ कुछ नहीं होगा फ्रेंड्स, का मतलब पॉजिटिव होगा, तो भी तभी यहाँ पे -4 होगा, सॉरी +4 होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, नहीं ये तो अपने आप हो गया ना, क्योंकि तो चूँकि जब ये दोनों होकर फिर कितना दिया, -4 दिया, -4 और ये 4 था, तो दोनों 4 और -4 मतलब ये पॉजिटिव ले मान लीजिए, अब इसको कुछ नहीं रहता साइन तब पॉजिटिव हो जाता है, तब +4 -4 0 हो जाएगा, तो मतलब ये या फिर 2 प्लस होता है, आप लोग ऐसे भी जानते होंगे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से आप लोग को बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग को 12th का याद आ जाता होगा, 11th-12th का अगर साइंस से पढ़े होंगे तो। आप लोग को ऐसा कोई जल्दी यूट्यूब पे टीचर नहीं बताएगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपको फिर 11th-12th करना पड़ेगा, तभी ऐसा फिर आपको मिलेगा। इसलिए चलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा, ताकि आप लोग को कभी अगर ऐसा, ये तो एनटीपीसी में ज़्यादा ही सब क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है, किसका, फ्लोरीन का ही, फ्लोरीन नहीं चेंज होता है, ऑक्सीजन माइनस होता है, लेकिन जब फ्लोरीन के साथ आता है तो वो भी पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा निगेटिव फ्लोरीन हो जाता है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 होता है, निगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है। अम्लीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज के ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कितना से कितना, पोटेशियम परमैंगनेट के फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया में पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज के ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन कितना होता है फ्रेंड्स, ये +7 से +2 पे आ जाता है। जब पोटेशियम परमैंगनेट की फेरस अमोनियम सल्फेट के साथ प्रतिक्रिया होता है तो पोटेशियम परमैंगनेट में मैंगनीज के जो ऑक्सीकरण संख्या रहता है वो +7 से +2 आ जाता है। चलिए K4NiCN4 में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या, जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, या 0 बोल सकते हैं, तो ये -1 होता है, तो कितना होगा -4, ये 4 है, तो ये निकेल कितना होना चाहिए, जब ये +4 है, तो ये +1 होता है, +4 है, यहाँ पे -4 हो गया, तो यहाँ पे ये 0 रखेंगे तभी वो पूरा अभिक्रिया मतलब संतुलन होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, लाइक कीजिए फ्रेंड्स। चलिए 26 OF2 में देखिए यहाँ पे ये ऑक्सीजन पॉजिटिव में आ जाता है, OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या अवस्था क्या है, जब ये फ्लोरीन -1 लेता है तो -2 हो जाता है, तो ऑक्सीजन का कितना पे हो जाएगा, यहाँ पे +2, फिर इसको संतुलन करने के लिए +2 करना पड़ेगा। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, कार्बन के, तो यहाँ +1 यानी +2 आ गया, और ये -2 तो यानी -8 आ गया, इसको कितना करना पड़ेगा, +6, तो +6 तो 2 कार्बन है, +3 करके हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है, ऑक्सीकरण अवस्था क्लोरीन की +1, तो यहाँ तो -1 है, +1 है, तो यहाँ पे है नहीं, -1 है, +1 है, तो ये भी नहीं है, यहाँ पे -2 है, +1 है, तो 4 दूना 8, 1 7, यहाँ पे +7 करना पड़ेगा, तो यहीं पे हो जाएगा -2 तो +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 आ गया, तो यहीं पे आ गया, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, यही Cl2O। ऑक्सीजन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था वाला यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है, ऑक्सीजन की +2 अवस्था वाले, +2 वाली अवस्था भी ऊपर देखे तो OF2, तो इसका उल्टा यहीं पे है, F2O लिख दिया है सिर्फ। Na2S2O3 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था, सल्फर कितना बार इस सबको देख चुके हैं, यह कितना हो जाएगा, -2 तो -6, ये +1 तो ये +2 हो गया, तो ये कितना होगा, 6 में से 2 गया 4, यानी +4 की जरूरत है, +4, यहाँ पे 2 है, +2 होगा, तभी 2 दूना 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सल्फर का, सिर्फ +2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, +2, चूँकि 2 सल्फर है तो इसलिए आधा आधा बांट देंगे हम लोग।
जब एक ताम्र दंड को जलीय सिल्वर नाइट्रेट विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदलकर नीला हो जाता है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा ये सिल्वर कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयन होता है। सिल्वर 47 होता है परमाणु संख्या, कॉपर का 29 होता है फ्रेंड्स। ये सिल्वर कॉपर की अपेक्षा अधिक आसानी से अपचयित हो जाता है। इसका लैटिन नाम भी याद रखिएगा। यह सिल्वर का अर्जेंटिनम होता है लैटिनम, कॉपर का क्यूप्रस होता है। ऑक्सीकारक एक पदार्थ है जो ऑक्सीकारक कैसा एक पदार्थ है जो एक दिए गए पदार्थ से मूल तत्व के ऑक्सीकरण अंक को बढ़ाता है। ऑक्सीकरण मतलब पॉजिटिव, मतलब त्यागता है ऑक्सीजन को। उपचयन ऑक्सीकरण, देखिए ऑक्सीकरण आ गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीकरण में? ये किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, मतलब हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। यही सिर्फ राइट आंसर है। किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है या धन विद्युत तत्व का अनुपात बढ़ता है, ये नहीं होगा, सिर्फ केवल एक होगा। आइए 34, चयन अपचयन संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ये कौन सा सही है पूछ रहा है। उपचयन में इलेक्ट्रॉन का ह्रास होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धि होती है। उपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धि होती है, मतलब आकर जुड़ता है इलेक्ट्रॉन आता है तो सही है। उपचयन में इलेक्ट्रॉन जाता है मतलब ऑक्सीकरण बन जाता है उपचयन। ऑक्सीकरण मतलब हुआ, अपचयन मतलब ये अवकरण हुआ। अपचयन मतलब ये अवकरण हुआ, इलेक्ट्रॉनों की उसमें उपलब्धि होता है, इलेक्ट्रॉन आता है। उपचयन मतलब ऑक्सीकरण हुआ। अभी भी तो ऊपर देखे थे ऑक्सीकरण। उपचयन में इलेक्ट्रॉनों की लब्धि होती है, फिर यहाँ पे उपचयन में इलेक्ट्रॉनों की लब्धि होती है जबकि अपचयन में इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है। यहाँ उल्टा हो गया, ये गलत हो गया। उपचायक उपचयांक को घटाता है किंतु अपचायक उपचयांक को बढ़ाता है, ये भी गलत है। उपचायक उपचयांक को बढ़ाता है किंतु अपचायक उपचयांक को क्या करता है? घटाता है। उपचायक उपचयांक को बढ़ाता है किंतु उपचायक अपचायक को बढ़ाता है किंतु अपचायक उपचयांक को घटाता है, हो जाएगा। तो इसका एक और 4 आंसर सही होगा। क्या हो जाएगा? 1 और 4। निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन सा है? देखिए ऊपर से बताते आ रहे हैं सबसे प्रबल मतलब सबसे शक्तिशाली फ्लोरीन, क्योंकि ये ऑक्सीजन को भी पॉजिटिव बना देता है अगर ऑक्सीजन के साथ आ जाता है तो। अभिक्रिया ZnO कार्बन जिंक फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में सी निम्नलिखित में से किस एक के रूप में कार्य करता है? सी किसके रूप में कार्य करता है उसके बारे में पूछा गया है। सी अपचायक के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? अपचायक। अपचायक मतलब अवकरण, अभी हम देखे थे यहाँ पे अपचयन अवकरण वही। चलिए फ्रेंड्स, ये लो हम लोग यहाँ तक किए हैं। चलिए और आगे कितना देख ही लेते हैं, और आगे कुछ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अम्ल भस्म और लवण हो जाएगा, देख लेते हैं। जितना कम वीडियो में आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए उतना अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग तो फिर अम्ल भस्म और लवण देख लेते हैं। एसिड बेस एंड साल्ट, ये क्लास 11 है फ्रेंड्स, आप लोग को पता होना चाहिए। और ये केमिस्ट्री का शायद तीसरा क्लास है फ्रेंड्स। ऑल ओवर ये 11वां क्लास है और इसके पहले 8 क्लास वीडियो उसका डाला जा चुका, किसका? फिजिक्स का। ये केमिस्ट्री का फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग अगर नहीं देखे तो साइंस टेस्ट करके एक प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं पुराने वीडियो को। और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें फ्रेंड्स। अम्ल वह पदार्थ है जो अम्ल के बारे, चलिए अम्ल कैसा पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। भस्म वह पदार्थ है जो प्रोटॉन ये ग्रहण करेगा, उसका उल्टा करेगा। फिर अम्ल व भस्मों का विक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? अम्ल व भस्मों की प्रक्रिया बने फलस्वरूप पदार्थ को लवण कहा जाता है। फिर दोनों मिला देंगे तो लवण। उदासीन बन जाएगा, उदासीन क्रिया में क्या बनता है? देखिए उदासीन क्रिया में लवण बन जाएगा। लवण वो जल तो देता ही देता है।
अम्ल एवं भस्म परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अम्ल एवं भस्म परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये लिटमस पत्र का। अनिल जब नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? ये कर देता है अम्ल। अम्ल करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अनिल अम्ल नीला को लाल कर देता है, तो उसको उल्टा फिर भस्म हो जाएगा। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन? ये कर देता है फिर भस्म। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहा जाता है? जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहा जाता है। क्या? क्षार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है फ्रेंड्स? ये हो जाएगा, क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है। क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, मतलब अम्ल को उल्टा हो जाएगा। और ये सभी क्षार भस्म होते हैं, किंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। उपयुक्त सभी अम्ल में घुलकर प्रदान करते हैं। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है? ये H+ आयन। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? भस्म स्वाद में ये खारा होता है, अम्ल खट्टा होता है और क्षार नमकीन होता है। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? भस्मों के जलीय घोल में, वो अम्ल के जलीय घोल में H+ आयन, तो भस्मों के जलीय घोल में ये फिर हो जाएगा H- आयन। क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ H- में OH- आयन होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? OH- आयन। सभी लवण कैसा होता है? सभी लवण होते हैं ये कैसा? ये वैद्युत अपघट होते हैं, मतलब इससे विद्युत प्रवाह किया जा सकता है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? पीएच मान का निर्धारण ये सोरेनसन ने किया। किसने? याद रखिएगा, सोरेनसन ने। शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना होता है शुद्ध जल में? ये शुद्ध जल में होता है 7⁻⁻⁷, मतलब इसका पीएच मान 7 होता है, मतलब उदासीन होता है। इसको आप लोग पीएच में निकालिएगा ना, तो लॉग करके फिर 7 आता है, फिर log 10 का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए इसका वैल्यू 7 आता है। तो इस शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। वर्षा जल को शुद्ध जल कहा जाता है, लेकिन आज के शुद्ध जल से करंट प्रवाह नहीं होता है, लेकिन वर्षा जल अब शुद्ध में नहीं आता फ्रेंड्स। अब उसमें बहुत सा मतलब मिलावट रहता है, क्योंकि आजकल वातावरण प्रदूषण के कारण, इसलिए कभी प्रयोग मत कीजिएगा। अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से अधिक क्या होता है? क्षार हो जाता है। क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना हो जाता है? उदासीन घोल का पीएच मान 7 हो जाता है। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया कर कौन सी गैस निकालते हैं? सभी अम्ल धातु से प्रतिक्रिया करके यह हाइड्रोजन गैस निकालता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, मतलब क्षारीय हो जाता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है, मतलब 6 बॉल पर 6 छक्का। याद रखिएगा, दूध पीजिएगा तो छक्का पे छक्का मारिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होते हैं। शक्तिशाली है किस लिए? ये H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं ये समान लवण। निम्नलिखित में से कौन समान लवण नहीं है? समान लवण नहीं है ये Na2SO4 है, ये नहीं है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। Na3PO4 है और CaSO4 भी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। जटिल लवण का उदाहरण कौन सा है? इसमें जटिल लवण का उदाहरण ये तीनों है फ्रेंड्स, सभी है इसमें जटिल लवण का उदाहरण। मोहर लवण ये है द्विक लवण। 27 में एक दूसरे से मिलान करना है,
तो ये क्या हो जाएगा, समान लवण बेरिलियम क्लोराइड, अम्लीय लवण सोडियम बाइकार्बोनेट, क्षारीय लवण फेरिक ऑक्साइड और द्विक लवण ये हो जाएगा फिटकरी एलम। फिटकरी का फॉर्मूला बता देते फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। हमको 12th में प्रैक्टिकल में टीचर पूछे थे, प्रैक्टिकल का नंबर देने के लिए पूछे थे इसका फॉर्मूला। उस वक्त हमको याद था K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O, यानी 24 जल के अणु होता है। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O, जिसको पोटाश अलम या फिटकरी भी कहा जाता है। चलिए ये हो गया। जल में समान लवण के घोल होते हैं। जल में समान लवण के घोल कैसे होते हैं, ये सोडियम का धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है, यह सर्वप्रथम किसने कहा, यह सर्वप्रथम डेवी ने कहा। लवण जो जल का अवशोषण करता कहलाता है, तो जल का अवशोषण करता वो क्या कहलाता है, हाइग्रोस्कोपी लवण। ताजे दूध का pH 6 है। जब यह खट्टा हो जाता है तो pH मान कितना होता है, ताजे दूध का मान 6.6 जो होता है। तो जब खट्टा हो जाता है तो खट्टा होगा तो क्या हो जाएगा, तो वो पूछ रहा है। तो खट्टा हो जाएगा तो 6 से कम हो जाएगा। pH मूल्यांक जब ये नॉर्मल है पे ये दूध सही है, pH मान जानते हैं 7 से कम रहता है तो वो अम्लीय होता है, मतलब खट्टा होता है। लेकिन ये 6.6 पे भी है, दूध मतलब है, दूध का जो स्वाद है वो है, तो इससे कम ही होगा तभी इधर खट्टा की ओर आएगा। pH मूल्यांक दर्शाता है, pH मूल्यांक क्या दर्शाता है, ये किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। H2O और जलीय NaOH से भारी परखनलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है, ये लाल लिटमस द्वारा। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण है ना H2CO3। निम्न में से किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, अभी बताए थे अनिल, याद रखिए। अनिल मतलब अम्ल, नीले लिटमस को लाल करता है, तो लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, जो इसमें अम्ल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये Na2CO3। 37 जलीय विलयन की अम्लता के परीक्षण के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है, जलीय विलयन को ये pH मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है, लुईस अम्ल नहीं है, ये कौन सा नहीं है, BF3। कौन सा, BF3 लुईस अम्ल नहीं है, और सभी लुईस अम्ल है। शुद्ध जल का pH मान देखिए आ गया, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। चलिए फ्रेंड्स, ये हम लोग अब यहीं रहने देते इसको। क्लास 11 यहाँ पे ख़त्म हुआ फ्रेंड्स। अगले वीडियो हम क्लास 12 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और पिछले वीडियो को देखते रहिए और चैनल के साथ बने रहिए, और प्रूडेंस रेस के साथ आप रेस लगाते रहिए। कभी वीडियो देखना बंद मत कीजिए फ्रेंड्स। और 9 बजे लाइव चलता है फ्रेंड्स ये करंट का, आप लोग उससे जुड़ना मत भूलिए। और उसके बाद 10 बजे से फिर 10-15 शायद PM सब रात में है फ्रेंड्स। और यहाँ पे सब छठे क्वेश्चन का मतलब लुसेंट का सब एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पॉइंट बाय पॉइंट बताया जाता है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग लाइव सेशन करना मत भूलिए। चलिए वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किया। चलिए धन्यवाद।